अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से, क्योंकि हारोस्कोप बहुत ज़्यादा थे वो भी पढ़ने थे और कुछ चीज़ें भी रिसर्च कर रहे थे कि पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इससे ज़्यादा कभी वर्स्ट हालात पाकिस्तान में नहीं हुए तो हर बहुत दफ़े हैं। वजह भी उनकी हमेशा एक ही रही है और वही वजह बनते रहे हैं हमेशा, पाकिस्तान को स्टेबल ना होने की वजह से। अब क्या पाकिस्तान में स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है और फलक का 8वां घर है, पाकिस्तान का भी 8वां घर है, चार दिशा से। 8वां घर छुपी हुई चीज़ों का होता है और छुपा हुआ जो ख़जाना होता है, जो आप बग़ैर एफर्ट्स के या बग़ैर कोई मिलती हैं चीज़ें, तो वो 8th हाउस से ही होती है। आपने देखा, मैंने महल कोई साल 2 साल पहले बताया था दूसरे चैनल के ऊपर कि पाकिस्तान में कुदरती ख़जाने जो हैं वो काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो है लगन, और बलूचिस्तान में वो आपके सामने है। और बलूचिस्तान के साथ 47 से लेकर अब तक क्या हो रहा है ये भी आपके सामने, और वहाँ पे कौन हुकूमत करता है ये भी आपके सामने। वो जिस हाल में रहते हैं ये सबके सामने है, और उसका ज़िम्मेदार कौन है ये भी सबको पता है। हमने सरदारों को या उनको बदनाम किया, वो तो थे ही थे, लेकिन असल ताकतें कुछ और भी थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है। अगर हम पाकिस्तानी चार्ट को स्टडी करें तो एरीज लगन है। आज मैं थोड़ा चार्ट पढ़ूंगा और थोड़ी कुछ माजी की बातें जो हैं वो आपसे करूंगा, चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो चार्ट रीड करूंगा उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। अजान होती है थोड़ा सा, वो एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। अगर हम फाइनेंशियली मैटर्स से देखें तो दूसरा घर जो है वो फाइनेंस का होता है, जहाँ आजकल मार्स बैठा हुआ है और बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में राहु बैठा हुआ है। जहाँ राहु बैठा है उसका जो लॉर्ड है वीनस, वो पाकिस्तान के 4th हाउस में बैठा है। हालांकि यहाँ इसको डायरेक्शन 10 पे मिलती है, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, दुश्मन के साथ ही बैठा हुआ है और कम्बस्ट है। तो शुरू डे से पाकिस्तान की फाइनेंशियली हालत बहुत अजीबोगरीबी रही है, यानी कि हम डिपेंड ही करते रहें किसी के ऊपर। अगर आपको याद हो कि इंडिया से हमें फर्स्ट पेमेंट जो इंडिया ने देनी थी वो रोक ली गई थी, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो था उस पेमेंट को पाकिस्तान को दिलाने में गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। गांधी साहब ने इंडियन हुकूमत से लड़कर वो पैसे पाकिस्तान को दिलाए थे, ये करेक्टर था उनका। फिर पाकिस्तान में जब हम देखते हैं दूसरे घर 4th हाउस, जहाँ दुश्मन के घर में है, वहीं पे मरकरी है, सैटर्न है और सन है, कम्बस्ट भी है। और जुपिटर जो है, जो 9th का लॉर्ड है, जो अदलिया का घर है, जस्टिस का घर है, वो अपने से 11th में बैठे हुए हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो अदलिया है उसने स्वयं अपने फ़ायदे के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि 11वां घर लाभ और बेनिफिट्स का होता है। तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियली सूरत हाल है, और पाकिस्तान इस हालत के ऊपर पहुँच गया है, जैसे मैंने बताया स्कॉर्पियो लगन है। अगर हम स्कॉर्पियो लगन करते हैं, पाकिस्तान का नवांशा भी स्कॉर्पियो का ही है। अगर आप स्कॉर्पियो करते हैं तो केतु आपके ताले में, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। और 9th हाउस में जो 4th हाउस है वो सारे के सारे 9th हाउस में आके बैठ गए। यानी पाकिस्तान में इन जब से स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, 17 पहले से इन 17 साल में जिस तरह पाकिस्तान में अदलिया ने फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क की आज सूरत हाल की है। मुल्क फाइनेंशियली तबाह हो रहा है, उसकी सूरत हाल वजह यही है, क्योंकि वीनस 9th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी दुश्मन के घर में। तो पाकिस्तान कर्ज़ों पे चला है,
शुरू डेट से लेकर आज तक पाकिस्तान सिर्फ कर्ज़ों के ऊपर रहा है, चाहे वो IMF से थे या किसी से भी थे, कर्ज़ों के ऊपर हम चलते रहे। और जो कौम एक अरसे दराज से कर्ज़ों पे चलती रहे वो कौम कभी भी इनकलाबी नहीं होती। उनके अंदर वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है जिसे हम गैरत कहते हैं। तो कोई शक नहीं इसमें कि हमारी ये क्या अच्छा यार उधर हुआ है ना, हमारी तरफ थोड़ी हुआ है। अगर कोई बम धमाका या कहीं दहशतगर्दी हुई है तो यार वो उस सूबे में हुई है ना, हमारे सूबे में थोड़ी हुई है। तो ये बेहिसी, जब तक पाकिस्तान के हालात वीनस यहाँ पे फीमेल की, औरत की रिस्पेक्ट थी, इज़्ज़त दी जाती थी, इज़्ज़त की जाती थी, जब तक, क्योंकि वीनस की सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप फीमेल को रिस्पेक्ट दें। और वीनस का ताल्लुक पैसों से भी है। और दूसरे घर में राहु बैठा है और राहु जिसका ताल्लुक फ़ौरन से होता है। सारी ज़िंदगी हम फ़ौरन से ही पैसा मांगते रहे, अपने बलबूते पे हम कुछ भी नहीं करते रहे। और ये सूरत हाल हमें यहाँ तक लेकर आ गई है कि हमारे आइज़ फिर कहते हैं कि आप अगर फ़ौज के बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप किसी के हाथों में खेल रहे हैं। यानी कि वो हमें इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि पाकिस्तानी के पास तो अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम 8-10 महीने से जो खेल हो रहा है, जो 75 साल से खेल हो रहा है, और पाकिस्तानी कौम बिल्कुल बेवकूफ़ है, जाहिल है। वो ये इंडिकेट तो यही उनकी बातों से लगा। लेकिन मार्स थर्ड हाउस में जो लगन लॉर्ड बनता है पाकिस्तान का, नवांशा में भी जो है स्कॉर्पियो का, उसका भी मार्स है। और वो मार्स जो है नवांशा में भी दूसरे घर में बैठा हुआ है। अब मार्स का ताल्लुक किस चीज़ से होता है वो आपको पता है। अब सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती भी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में इसी महीने के एंड पे कैप्रिकॉर्न में आ जाना है और हमें सबसे देखना है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक होती नज़र आ रही है। 16-17 को सन भी यहाँ पे निकलेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसी कौम को तरक्की या उसकी जो कामयाबी का राज होता है, जो कौमें बनती हैं और कौमें ऊपर जाती हैं, उसके सबसे बड़ी रीज़न होती है उसके यहाँ एजुकेशंस। दुनिया में उठा के देख लें, जिन कौमों ने एजुकेशन के ऊपर काम किया और साइंटिस्ट पैदा किए, उन्होंने हमेशा तरक्की की। अब पाकिस्तान का 5वां घर जो एजुकेशन का भी घर होता है, 4th हाउस भी एजुकेशन का घर लिया जाता है। तो 5th का मालिक 4th में, और 4th में बेशुमार प्लैनेट्स बैठे हुए। हमारी पाकिस्तान की स्टडी शुरू में जब तक अच्छी रही, जब तक हम इंडिया और पाकिस्तान एक था, वो एक नस्ल थी, वो नस्ल चलती आई, तो हमारी स्टडी जो है वो बिल्कुल ठीक रही और हमारी स्टडी में कभी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। तो ये वजह थी। वो जैसी नई नस्ल जो पाकिस्तान में पैदा हुई और पाकिस्तान में से देखा, तो उसका देख लिया कि हाल क्या हुआ आज पाकिस्तान का। और जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जो जिनकी ज़रूरत थी वो थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, हमारे अदलिया के लोग, पॉलिटिशियन के लोग, सरदारों वडेरों के लोग, उन्हीं के बच्चे सिर्फ पढ़ते थे और वो भी बैरून में पढ़ते थे। आम पाकिस्तान के लिए तालीम भी नहीं थी। और आज जो हाल है आपके सामने, जिस मुल्क में गवर्नमेंट के स्कूल ही ना हो, नाम को, और वहाँ एजुकेशन ही ना हो, तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। कौमें हमेशा सर्वाइवल करती हैं, लड़ती हैं जब उन्हें एजुकेट किया जाता है। और कौमें तरक्की करती हैं जहाँ साइंटिस्ट पैदा होते हैं, और वही कौमें बचती हैं। दुनिया में आज तक कोई कौम ऐसी नहीं है जो फ़ौज के बलबूते पर वो रही हो। ऐसे बेशुमार मसाले मौजूद हैं। पाकिस्तान टूटा ना, फ़ौज तो थी हमारे पास, सारा कुछ था हमारे पास, फिर क्यों टूटा पाकिस्तान? जहालियत की वजह से। वो जहालियत है क्योंकि 4th हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक जो है वो अपने से 12वें घर में है। और जो 4th का भी एजुकेशन कहते हैं, इब्तदाई एजुकेशन, उसका मालिक भी 12वें घर में है। अब वहाँ मून और मार्स का कंजक्शंस,
यानी हम मून को आप आवाम कह लें, मार्स के साथ, और जुपिटर कह लें वो अदलिया, वो भी नज़रिया ज़रूरत इसी वजह से याद हुआ था ना। यानी कि हमने तो एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ था, एक बुत बनाया हुआ था हमने। अब वो बुत टूट रहा है, टूटना तो है उसमें, जो मर्जी कर लें आप, उस बुत ने टूटना ही टूटना है। टाइम लगेगा, वो बुत टूटेगा टूटेगा, वो चीज़ टूटेगी टूटेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जो प्लानिटरी कंडीशन सूरत हाल है और जो पाकिस्तान के हालात हो गए, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोग समझते कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म, भाई वो वज़ीर आज़म नहीं, उन्हें लाया गया था एक सीट पे बिठा के, उन्हें अपने केसेस ख़त्म करवाने थे और नैब के कानून को तब्दील करवाना था कि जो इतनी करप्शन हुई है कल को नैब ना पकड़ ले। दोनों ने अपना अपना काम किया, पाकिस्तान भाड़ में जाए। यानी वो पाकिस्तान को सीधा करने तो आए नहीं थे। अब नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए इमरान खान साहब को नाअहल करना ज़रूरी है। अब ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, नवाज शरीफ किस बेस के ऊपर आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो प्लानिटरी चेंज होंगे ना, तो हालात तो बदलेंगे। सन अभी आ रहे हैं, हालात तो बदलने हैं। अवाम से बड़ी ताकत दुनिया में कोई भी नहीं। अब बताइए ब्रिटिश इंडिया को क्यों छोड़ के गए थे? एक तो दूसरी आलमी जंग, पैसा, और पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। क्योंकि एजुकेशन ज़्यादातर ये गोरों का ही काम था कि वो 12 सगीर में एजुकेशन लेकर आए। उस एजुकेशन से शऊर आया तो वो मजबूरी बनी यहाँ से जाना। क्योंकि जब आप एजुकेट कर दोगे, हमारे यहाँ बलूचिस्तान को आप एजुकेट कर दें, फिर देखते हैं वहाँ हालात, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो पाकिस्तान ने बदलना है क्योंकि स्कॉर्पियो की दिशा है और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है। एक्वेरियस में सैटर्न आ रहा है 13 जनवरी को। चौथा घर अवाम का घर होता है, अवाम से सैटर्न 8वें घर में आ रहा है, तो यानी अवाम में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा जो हमारे अंदर अभी नहीं है। 13 जनवरी के बाद से अगले 2 साल आप देखेंगे इस अवाम में वो चीज़ पैदा होगी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। वो 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का है ना, या मज़हब के नाम पर, या जो जो कह लें कि हर नाम पर हमने बेचा है यहाँ पर। यहाँ अगर किसी से पूछ लें कि आप मुस्लिम हैं, तो आगे से आता है जवाब कौन से वाले, सुन्नी है, शिया है, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, क्या है आप? खाली मुस्लिम तो होता ही कुछ नहीं। लेकिन अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये खेल सिर्फ चंद महीनों का है, वो चीज़ उभर के आएगी। ये तो प्लान जैसे था कि हम ये करेंगे, वो तो होता हो रहा। अब भी देख लें कि ये राहु को ज़रा नोट कीजिएगा। राहु बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट राहु है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में राहु पिछले साल इसी साल के 13 अप्रैल को निकला। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में राहु टॉरस में था और टॉरस में 13 अप्रैल को निकला। जब पहला कोई प्लेनेट निकला है तो वो राहु निकला है। यानी कि राहु अपने जन्म जहां वो था वहां पे आया है, तो उसने ये सब कुछ करवा दिया, सब कुछ। क्योंकि राहु की एक बड़ी चीज़ है, वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना बड़ा पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि मार्स राहु के साथ बैठा था, तो हमारे जो मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ थे वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाह रहे थे, क्योंकि राहु की नेचर है उसके। वो भी आपने देखा कि जन्म पर राहु आया तो उसने इतनी बड़ी तब्दीली कर दी। और जब से वो राहु आया हुआ है, और ये मैं 2021 के शुरू में आया था और 21 में ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। वो तो कुदरती हालात थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सका। कुछ खान साहब को भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलतियाँ की, कहाँ नहीं की, ये सोचना पड़ेगा। खान साहब से एक गलती तो बहुत बड़ी हुई, चाइना में गए, चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वहाँ खान साहब ने आवाज़ नहीं उठाई
اٹھانی چاہیے تھی. جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ چیز آپ کو کرنی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو جتنے بھی بڈھے ہیں بابے، ابھی جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو تبدیلی لے کر آئے گی. وہ بابوں کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن کیا حال ہوا تھا ابو سفیان کا، کیا حال ہوا تھا ابو جہل کا، تبدیلی تو آ کے رہے گی جسے آپ روک نہیں سکتے. ضروری نہیں کہ جو کوئی چیز شروعات کرے وہ اس کا وہ نظام کو قائم بھی کر لے، ایسا نہیں. لیکن بنیاد جو پڑ گئی ہے نا، اب یہ بنیاد آپ الٹے ہو جائیں، آپ سیدھے ہو جائیں، آپ یہ نہیں اب ختم کر سکتے. اب ہماری قوم ایجوکیشن ہے ہی نہیں، کہ ایجوکیشن کا مالک اپنے سے 12ویں گھر میں، اور چوتھا گھر اس کا مالک اپنے سے 12ویں گھر میں، اور ساری زندگی قرضوں پہ رہنے والی قوم. جو قوم قسط ملنے کے اوپر خوش ہوتی تھی IMF سے، وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ اس کے اندر غیرت آ سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں. میں پاکستان کا برشاٹ بتا رہا. اب اسکارپیو سے دیکھ لیں، لگن کا مالک دوسرے گھر میں مارس، سیٹرن اور وینس کٹھے کیپریکارن میں، ٹھیک ہے جی، اور سن اور مون کٹھے. یہ چیز. اور کیتو اور راہو جو ہے، وہ کیتو 10ویں گھر میں نوانشا میں، اور راہو جو ہے وہ ایکویریس میں ہے. جب یہ راہو پاکستان کے کیپریکارن میں آئے گا تو اب دیکھیں گے وہ ٹائم وہ ہوگا جہاں پاکستان میں خوشحالی کا ایک دور آئے گا، جو 2026 میں کہتا ہوں. تو اب پاکستان یہ جو 8 مہینے میں ہمیں رام لیلا پڑھائی گئی کہ جی یہ ملک سیدھا کر دیں گے، وہ بھائی انہوں نے تو اپنے آپ کو سیدھا کرنا تھا، یہ ملک کو سیدھا کرنا تھا. یہاں آپ یہ تو پڑھی لکھی بات ہے نا کہ جس ملک میں یا جہاں انصاف نہ ہو وہ نہیں رہتا. تو آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان رہے گا جہاں انصاف ہی نہیں ہے؟ تو قرآن ہے، اب قرآن کو جھٹلا دوں میں کہ جہاں ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن قانون نہ ہو وہاں پر. اور قدرت کو پہچانا جاتا ہے اس کے قانون سے ہی. کیسا قانون ہے اس کا؟ جو اس کو نہیں بھی مانتے، سورج کی روشنی ان کو بھی ملتی ہے، ہوا ان کو پر بھی آتی ہے جو خدا کو نہیں مانتے. وہ اس کا تو قانون ہے. رحمان اور رحیم وہ جب ہے جو اس کے بندے ہیں. رحمان وہ سب پہ ہے، رحیم وہ اپنے ان بندوں کے اوپر ہوتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں. اور دنیا میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو کچھ چھو کے گزر جائے. انہیں کہتے ہیں ایمان والے. اور ایمان والے سے لوگوں کو میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بہادر کو نہ ہو. اور راہو دوسرے گھر کا تعلق بولنے سے ہے. آپ بولتے کیسے وہ تیسرا گھر ہے. راہو بیٹھا ہوا، وینس نیچ کے بیٹھا، یعنی جھوٹو جھوٹ، جھوٹو جھوٹ، جھوٹ. پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم سے صرف جھوٹ ہی بولا گیا، اور جھوٹ وہ چل رہا ہے. اور ایسے ایسے جھوٹ، ایسے ایسے جھوٹ. اب یہ چارٹ اسکارپیو میں سیکریٹریز کی لگن مئی میں آئے گی. مئی جو ہے جب آئے گا سیکریٹریز میں، ابھی کیپریکارن ہے تو صرف طاقت کی نشہ وہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ کیپریکارن طاقت. اور جب سیکریٹریز کا ہوگا تو یہی سب کچھ آپ دیکھیں گے کہ یہ 8ویں گھر میں چلے جائیں گے جو ہے ٹرانسفارمیشن. میں نے کہا تھا نا کہ مارچ اپریل اور مئی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ دسمبر جہاں خان صاحب روک لیں، آپ نہیں روک سکتے. اب آپ ڈیلے ہو جائے وہ ہو سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتے. اب تیر کمان سے نکل چکا ہے. اسی طرح ہم باقی جو پارٹی ہیں، تینوں پارٹیاں جو پاکستان کی بڑی ہیں، ان کی بنیاد لاہور میں ہی رکھی گئی تھی. ان کی ڈیٹ آف برتھ سے دیکھیں گے ان کی پارٹیوں کا فیوچر کیا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اب پھر دیکھیں گے آنے والے سال میں دنیا میں کیا کیا بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں.
اور کیا کیا واقعات ہو سکتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری وائز بھی اور پرسنالٹی وائز بھی. جن کی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے انہی کے اوپر میں بات کروں گا. مجھے دیں اجازت. لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل کے بٹن کو ضرور دے گا. اللہ